नक्सलवाद एक बहुत बड़ा दंश था जिसे वर्षों तक कई जिलों ने झेला है। नक्सलवाद की कहानी कहां से शुरू होती है, किस तरह आगे बढ़ती है और कहां खत्म होने वाली है, ये हम आपको एक सीरीज के जरिए बताने जा रहे हैं और आज इसी कड़ी का दूसरा भाग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद की कहानी आगे बढ़ती है तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल के बाद कोंडापल्ली सीतारमैया, इन्होंने ही कम्युनिस्ट विचारधारा को खाद पानी देने का काम किया था। सीपीआई के दो धड़ हो गए थे और दोनों ही ग्रुप लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ने की मंशा रखते थे। लेकिन इसी बीच चारू मजूमदार ने 8 ऐसे दस्तावेज लिखे जो आगे चलकर इस विचारधारा को प्रभावी बनाते चले गए। एक तरह से इसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। चारू ने इन दस्तावेजों में छुरी, चाकू और डंडों के साथ ही घरेलू हथियार बनाकर हमला करने पर जोर दिया। जब इन दस्तावेज के वायरल होने के बाद सीपीआईएम ने इसे लेकर विरोध जताया था। नक्सलवादी नाम पड़ने के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1967 के दौर में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पास सिलीगुड़ी के निकट एक गांव था नक्सलबाड़ी, जहां आदिवासी पॉपुलेशन में थे। इसी गांव के एक किसान की जमीन पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया था। वो व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल करता और कोर्ट उसे जमीन का कब्जा भी दिलाता था, लेकिन जमींदार और उसके लोग जमीन छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। समस्या हल ना होती देख वो किसान सीपीआई से मिलता है। इसी दौर में सन 1967 में सीपीआई बंगाल में चुनाव भी जीत जाती है। नक्सलबाड़ी गांव में सीपीआई से जुड़ा जंगाल संथाल एक्टिव था, उससे वो किसान मदद मांगता है। तब सीपीआई अपने सदस्य और किसानों को लेकर तीर और कमान लेकर जमींदार पर हमला कर देते हैं, लूटपाट करते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद सीपीआई ने किसानों के साथ लगातार बैठकें की। पुलिस की एंट्री पर यहां बैन लगाए जाने की बात की गई और जताया गया कि जमींदारों पर हमले जारी रहेंगे और उन्हें मारा भी जाएगा। किसी भी पुलिस वाले को ये लोग गांव में घुसने नहीं देते थे। नक्सलवाद के आतंक के बीच इसी समय वहां के सोनम वांगड़ी नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई और इसके बाद पुलिस ने भी नक्सलवाद की जड़ें काटने की तैयारी शुरू की और गांव में घुसना भी आरंभ किया। जब भी पुलिस गांव में घुसती तो हमला किया जाता था, पुलिस फायरिंग करती और कुछ लोगों की जानें चली जाती थी। नक्सलबाड़ी गांव से इस विचारधारा के उग्र होने पर इसे आगे चलकर इस गतिविधि से जोड़कर नक्सलवादी कहा जाने लगा, जिसका विस्तार हुआ और फिर ये संघर्ष गांव से निकलकर राज्यों में फैल गया। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन प्रदेशों में नक्सलवादियों का आतंक फैल गया था। भारत सरकार इसे लेकर चिंता में आ गई थी। फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इन नक्सलवादियों को ढूंढना शुरू किया गया। इसी समय कानू सान्याल चाइना जाकर लौट आता है और तब सीपीआई-एमएल पार्टी बनाई जाती है। भारतीय सेना को इंटेल मिलता है कि कानू सान्याल छिपा हुआ है। तब आंध्र प्रदेश और सेंट्रल इंटेलिजेंस उसे गिरफ्तार करती है। साल 1971 में सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ट्रिपल चेस चलाया जाता है, जिसमें कई माओवादियों को जेल में डाल दिया जाता है। उनमें चारू मजूमदार का पता चलता है और रेड में वो पकड़ा जाता है। आगे चलकर चारू मजूमदार की जेल में मौत होती है और फिर कानू सान्याल भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। इसके उपरांत भारत सरकार ऑपरेशन थंडर शुरू करती है, जहां किसानों के लिए 5 साल के प्लान लागू किए गए ताकि ट्राइबल किसानों का सपोर्ट नक्सलियों से कम हो। उसी समय सन 1975 में इमरजेंसी चल रही थी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया और नक्सलवादी बचे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसका असर ये हुआ कि नक्सलवाद कमजोर हुआ। जब सन 1977 में इमरजेंसी हटती है तो जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। MISA के तहत जो जेल में बंद हैं उन्हें बाहर निकाले जाने की बात सामने आई तो नक्सलियों ने भी मई 1977 में लिखित हलफनामा दिया कि वे हिंसा नहीं करेंगे। इसके बाद एक वे लोग भी बाहर आए, जिनमें कोंडापल्ली सीतारमैया भी शामिल था। कोंडापल्ली ने इस विचारधारा को रीग्रुप करना चाहा और अंडरग्राउंड नक्सल ग्रुप को एक्टिवेट किया। उसने अपने साथ 30,000 लोगों को जोड़ लिया। इसके बाद पीपल्स वॉर ग्रुप एक संगठन बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि नक्सलवाद उसी लेवल पर आकर खड़ा हो गया जैसा वो पहले था। कोंडापल्ली ने डेंस फॉरेस्ट में अपनी पैठ बनाई और जल जंगल जमीन जिन लोगों की पहचान थी उन्हें बरगलाने का काम शुरू किया। इस दौर में भारत सरकार द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया, जिसमें यह था कि ट्राइबल जंगल में जाकर जो संसाधन का उपयोग करते थे उसके लिए भी सरकार की अनुमति लेनी होगी। कोंडापल्ली की PWG ने गाँव में घुसकर उनका भरोसा जीतना शुरू किया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ डेंस एरिया में ये घुसे और गोंडी भाषा
भाषा भी सीखी, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। 1982 से 1990 तक नक्सलवाद की नए तरीके से जमीन तैयार की और नक्सलवाद का रेड कॉरिडोर बनाया। यही दौर था जब भारत सरकार के समांतर सरकार चलाई जाने लगी। माओवादी विदेशी संगठन लिट्टे के साथ ही असम के उल्फा ग्रुप से भी जुड़ गए। नक्सली घने जंगलों में रहा करते थे और इनका लेयर सिस्टम था, ट्राइबल का सपोर्ट भी नहीं मिलता। नक्सलियों के रेड कॉरिडोर में भारत सरकार का कंट्रोल खत्म हो रहा था और विरोधी ताकतें भी इन्हें सपोर्ट कर रही थी। नक्सलियों की एक्टिविटी तेज हो गई थी। तब भारत सरकार द्वारा पंचायत एक्सटेंशन एरिया एक्ट 1996 पैसा लेकर आई, ग्राम सभा को शक्तियां दी गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2026 का ऐलान किया और नक्सलवाद के खात्मे पर प्रहार शुरू हुआ। नक्सलियों को मार गिराने की बड़ी सफलताओं के साथ ही नक्सलियों में सुरक्षा बलों का खौफ और बालाघाट जिले में नक्सलियों का साम्राज्य समाप्त होने की कहानी। एमएमसी जोन में ध्वस्त हुआ नक्सली आतंक, देखिए अगले अंक में।